अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। बिल आखिर वो फैसला आ गया जिसका हम तमाम को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट जो बड़े फैसले के ऊपर, जो इलेक्शंस के मुद्दे के ऊपर समाअत कर रहा था, तमाम नजरें और तमाम तवज्जो यहाँ पर ही थी कल से, बल्कि जितने रोज ये गुजरे हैं कुछ इसी हफ्ते के आगाज से कि जी फैसला क्या आएगा और कब आएगा। आज ये बिल आखिर फैसला सुनाया गया 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें से 4 लोग पहले ही बेंच से एक्सक्लूड हो गए थे। 3:2 के हवाले से ये फैसला है जिसकी आप ट्रांसक्रिप्ट ऑर्डर की अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएं। पार्लियामानी डेमोक्रेसी सबसे अहम जुज है हमारे आईन पाकिस्तान का, और किसी भी पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबलीज के बगैर पार्लियामानी डेमोक्रेसी का वजूद हो ही नहीं सकता। ये पहले ही पॉइंट नंबर 1 या पैरा नंबर 1 में ही ऑर्डर के दर्ज है, बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली, साफ साफ अल्फाज में। फिर साथ साथ नाज़रीन, इलेक्शंस और इसका जो इनेकाद है इसके ऊपर ये कोई इस पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकती, और ये लोगों का हक है कि वो अपने नुमाइंदगान को पार्लियामेंट भेजें ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन या उनकी नुमाइंदगी ऐवानों में हो सके। इसी पूरे फैसले के ऊपर मैसर अब ये बात है कि 90 दिन जब से असेंबलीज की, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज की डिसोल्यूशन हुई है, उसके बाद से 90 दिन के अंदर अंदर अब इलेक्शंस का इनेकाद हो। सदर पाकिस्तान जो है वो 9 अप्रैल की डेट दे चुके थे, लेकिन आज साथ साथ फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर ये मुमकिन ना हो पंजाब के हवाले से, तो फिर सदर जो हैं वो कोई इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मुशावरत करके कोई दूसरी तारीख भी दे सकते हैं। लेकिन अब लाजिम व मंजूम दे दिया गया है इस बात को कि मुशावरत हो। जो एक डेडलॉक बना हुआ था या एक दूसरे के चेहरे ना देखने के ऊपर जो इन्हिसार किया जा रहा था कि हम तो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं है, वो तोड़ा है, वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तोड़ा है, जो कि बेहद खुश आइंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी फौरी तौर पर इजलास हुआ और अब ये बताया जाता है कि प्रेसिडेंट हाउस जाकर इस मामले पर पंजाब असेंबलीज के इलेक्शंस को लेकर यहां पर मुशावरत की जाएगी और उसके ही हवाले से 90 दिन के अंदर अंदर की डेट दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का जो एक स्टेटस है उसके ऊपर भी फैसले में बड़ा कैटेगोरिकली ये आज दर्ज किया गया है और बताया गया है कि गवर्नर केपी ने अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है और अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उससे इन्होंने इनहराफ किया, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन तो दिया डिसोल्यूशन का, लेकिन उन्होंने उसके बाद तारीख नहीं दी। इसी तरह से सदर मुमलिकत के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने भी अपनी आईनी जो हद है या हुदूद है उससे तजावुज किया, क्योंकि उनको केपी के इलेक्शन की डेट नहीं देनी चाहिए थी वहां की सूबाई असेंबलीज की। खैर बहरहाल अब ये भी पाबंद किया गया है फैसले के मुताबिक कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सदर से मुशावरत करेगा पंजाब के हवाले से, लेकिन गवर्नर केपी से उनकी मुशावरत चलेगी फॉर इलेक्शंस इन केपी असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनकी डेट के हवाले से। हुकूमत ने इस मौकफ को, इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया और उन्होंने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जी अगर पहले वाले जो 2 जजेस हैं जिनको निकाला गया है बेंच से, वजीर कानून का बाकायदा तौर पर यह मौकफ आया है कि अगर उनको भी शामिल कर लें तो डिसेंटिंग नोट जो 2 जजेस के मौजूद हैं जिन्होंने इनहराफ किया है और जिन्होंने इख्तिलाफ किया है, वो ये कहते हैं अपने इख्तिलाफी नोट में कि खुद नोटिस का तो यहाँ पर ये सवाल ही पैदा नहीं होता था, और उनकी यही एक ओवरऑल एक बात बनती है अपने इख्तिलाफ में ब्रॉडली स्पीकिंग कि जी ये मामला तो चूंकि ऑलरेडी चल रहा था हाई कोर्ट में, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर खुद नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था। हुकूमत कहते हैं कि अगर 4 जजेस ये मिल जाते हैं मजमूई तौर पे, अगर पिछले 2 जजेस को भी शामिल कर लें जो कि बेंच से एग्जिट कर गए थे, तो लिहाजा 4-3 से हुकूमत कहते हैं दरअसल ये फैसला हमारे हक में है। वहीं पर दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत खुश हैं इस बात के ऊपर। वो कहते हैं कि जी हमारे तो मौक़िफ़ की जीत हुई है, और इमरान खान साहब ने आज फिर याद कराया कि जी जजों के ऊपर हमलों की तो तारीख है PMLN की, और लिहाजा ये तमाम चीज़ें तो ये लोग पहले भी करते रहे हैं वगैरह वगैरह। दोनों के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात साथ में मुश्तरका है और वो ये है कि दोनों की तरफ से ज़ोर और शोर से अब इलेक्शंस की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से आज इजलास कॉल किया और उन्होंने कहा है कि जी दोनों असेंबलीज के अहवाल को लेकर इलेक्शंस और उसकी सूरत हाल के ऊपर अपनी पार्टी को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि फौरन मुआयना किया जाए और पूरी जांच लगाई जाए कि कहां पर इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है, टिकट्स वगैरह की भी अलॉटमेंट होनी है वगैरह वगैरह, ये तमाम प्रोसेस होना है। वहीं पर इमरान खान साहब ने भी अपनी जेल भरो तहरीक कैंसिल कर दी है और उन्होंने बाकायदा ये इस हवाले से ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद हम जो हैं बाकायदा तौर पर इलेक्शन मोड में जाएंगे। ये सवाल गोया फिर भी बहरहाल बनता है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को पहले भी बड़े सारे लोगों ने ये कहा कि जेल भरो तहरीक अगर आप अभी शुरू कर देते हैं, आपके तमाम लीडरान जेल चले जाते हैं, तो आपकी कैंपेन कौन चलाएगा अगर इलेक्शंस का फैसला या इलेक्शंस की अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट कर देता है। और वही आज हुआ कि आज इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई और इमरान खान साहब को अपनी तहरीक आज वापस लेनी पड़ी है।
वो अपना मौकफ ये देते हैं कि भाई हमारे तो जो मौकफ थे या जो हमारे मकासद थे वो तो पूरे हो गए, इसलिए हम ये तहरीक वापस ले रहे हैं। लेकिन नाजरीन, उन लोगों को जेलों से कौन निकालेगा जो कि अपनी गिरफ्तारियां, जो बड़े बड़े लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि अपनी गिरफ्तारियां दे चुके हैं, शाह महमूद साहब, असद उमर साहब, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, आजम स्वाति, उमर चीमा, सदाकत अली अब्बासी वगैरह वगैरह। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। पूरे मुद्दे को नाजरीन टच अपॉन करते करते हम लोग इकोनॉमी का भी एक जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि हुकूमत बार बार इलेक्शंस को पिवट कर रही है मुल्क की मुआशी सूरत हाल के साथ। इसके ऊपर भी बात रहेगी। मुश्किल तरीन IMF प्रोग्राम का हम अभी भी हिस्सा हैं। सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ मजीद भी दुश्वारियां हैं जो कि शायद जिनका सामना हो सकता है, क्योंकि IMF की जो डू मोर की डिमांड है वो खत्म नहीं होके दे रही। इसके ऊपर भी बात रहेगी। फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करती हूँ। बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम द PMLN, और शांताना गुलजार खान साहिबा। बात का आगाज ब्रेक के बाद करेंगे। आई एम बीइंग टोल्ड कि क्विक ब्रेक लेनी है, फिर तफसीली तौर पर तमाम के मौक़िफ़ जानेंगे। डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक दफा फिर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज और अपने बहुत अहम तज्ज़िये तबसरे के साथ साबिक गवर्नर भी हैं, तो इस तमाम अहवाल से बड़ा पर्टिनेंट हमें बता सकते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाजरीन, जनाब कैसर अहमद शेख, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, हुकूमती मौक़िफ़ और PMLN के मौक़िफ़ के साथ हमारे मौजूद हैं और तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई अपनी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ करेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो टू। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। और नाजरीन, शानदारा गुलजार खान साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन कर रही हैं फॉर PTI's व्यूज़, और बहुत एक प्रोमिनेंट मेंबर, बड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ अपनी जमात से, who has the authority on most of the matters, बड़ा क्लोजली तमाम चीज़ों को देख रही हैं इस वक्त अपनी जमात के बिहाफ पर। वेरी वार्म वेलकम शानदाना साहिबा। और आपको पार्लियामान में भी मैं कहती हूँ, मेरा ख्याल है वार्म वेलकम आपको कर दिया जाए इसी कंटिन्यूटी में। तो आपकी भी शमूलियत का और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी जनरल मोइनुद्दीन हैदर सर, ये बताइएगा, आज बार बार इसरार करती हुई अदालत नजर आई कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। ना इदारे आपस में बात करना चाहते हैं, ना सियासतदान आपस में बात करना चाहते हैं, और बार बार ये तमाम मामला जो सियासतदानों के हल करने के हैं वो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। आप भी साबिक गवर्नर हैं, हाउ डू यू सी द मैटर सर? आपकी क्या रीडिंग है कि क्या इसमें जो KP के गवर्नर हैं, अब ये जो अगर गवर्नर्स हैं दोनों KP और पंजाब के, आपको भी ये लगता है या नहीं लगता कि अगर उनके मामले पर ये मैटर हल हो जाता इलेक्शंस वाला, तो ये शायद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता ही नहीं? जी हाँ, खाली कोर्ट ही हैरान परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सब लोग हैरान परेशान हैं कि हो क्या रहा है मुल्क में और किस किस्म का यहाँ पर सियासत चल रही है कि हमें पता नहीं कि कोई असेंबली को डिसॉल्व कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने डिसॉल्व नहीं किया तो मैं इसके 90 दिन में इलेक्शन मैं नहीं बुलाऊंगा, और प्रेसिडेंट साहब को इंटरवीन करना पड़ रहा है, उनसे भी मसला हल नहीं हो रहा तो कोर्ट में जा रहा है। सियासतदान हमेशा ये कहते हैं कि हम हर मसला बखैर खूबी अफाम तफहीम से हल कर सकते हैं, लेकिन जो हम पिछले चंद महीनों से देख रहे हैं ये बिल्कुल मफरूज़ा उनका गलत साबित हुआ है। वो किसी मसले पर भी इत्तेफाक राय हासिल ना कर सके, ना इलेक्शंस की डेट पर और ना अपना कोई मईशत के ऊपर, ना ये जो टेररिज्म के खिलाफ है उसके ऊपर भी जिस तरह एक पूरी कौम को मुत्तहद होना चाहिए, बिल्कुल, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत अहम हासिल ना मुद्दा हो है। सका। तो अब सूरत हाल ये है कि कोर्ट ने फैसला किया है। हम समझते हैं कि अब ये बादल गैर यकीनी के बेयकीनी के छट जाने चाहिए और हम सबको इस डिसीजन को खुशदिली से कबूल करना चाहिए और सबको मिलकर इन इलेक्शंस को के इनेकाद को हमको कामयाब बनाने की सबको कोशिश करनी चाहिए, हर अदारे को जिसका इसमें रोल है। सर, आप बतौर साबिक गवर्नर इस बात पे क्या कमेंट करेंगे कि ये जो दो गवर्नर्स की जो ड्यूटी थी, आपको लगता है उन्होंने ड्यूली परफॉर्म की? उनको इलेक्शंस की तारीख दे देनी चाहिए थी, या फिर उनका मौकफ दुरुस्त है जैसे बिलखुसूस पंजाब के गवर्नर का कि भाई मैंने थोड़ी डिसॉल्व की है, जिसने डिसॉल्व की है वो जाने, उसका काम जाने, इसलिए मैं तारीख नहीं दे रहा? देखिए, बात यह है कि एक असूल था हमारे मुल्क में कायम कि प्रेसिडेंट और जो है अगर वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है वो पार्टी से रिजाइन करेगा
पार्टी एफिलिएशन छोड़ देगा, वो पूरे पाकिस्तान का सदर होगा। और इसी तरीके से गवर्नर जो थे पहले, वो नॉन पॉलिटिकल होते थे और किसी पार्टी के नहीं होते थे। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अपनी पार्टी के, तो ना वो आइन देखते हैं ना असूल देखते हैं, वो देखते हैं उनका पार्टी क्या चाह रही है, और वो आइन को भी बाईपास करने को तैयार रहते हैं। और आपने पहले भी देख लिया उमर चीमा साहब जब थे, हाँ। और उसके बाद अभी भी देख लिया कि वहां इंस्ट्रक्शन लेते हैं वो, और आइन को नहीं पढ़ते और अपनी ड्यूटी नहीं देते सही जिस तरह करनी चाहिए। वफाक की अलामत होने के बावजूद भी जनरल साहब ने बड़ा वैलिड ये पिन पॉइंट किया कि ये अपनी जो ड्यूटी है आईनी तौर पर वो नहीं निभाई जाती। अभी मौजूदा गवर्नर की मिसाल और साथ साथ उमर चीमा साहब को भी कोट किया जो कि अभी जेल में है। कैसर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। आज इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया है अदालती फैसले का, वो हम ट्वीट नाजरीन को दिखा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही है कि जी आप लोगों की जो तल्ख तारीख है, दरअसल वो अदालत को आप लोग एक इंटिमिडेट करते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं, दबाव में लाना चाहते हैं। उन्होंने बिलखुसूस क्या कहा है मैं आपको सुनवाती हूँ, इस पे प्लीज अपना मौक़िफ़ फरमाइएगा। और आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ भी यही है सर, आपकी हुकूमत का और आपकी जमात का भी। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि हम तो दरअसल 4-3 से जीते हैं, 4 जजेस हमारे हक में हैं। सुनिएगा प्लीज खान साहब क्या कह रहे हैं। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इसने इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से। जी कैसर साहब फरमाइएगा, ये 99-98 नहीं है, खान साहब ने आपको कहा है। आपने खान साहब की बात सुन ली, और कल ही खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट जो के कोर्ट में जो जिस किस्म का उनकी इज्जत की है और जिस मौत के साथ वो अंदर दाखिल हुए हैं, मैं तो ऐसा शायद ही कभी इस तरह का अंदर गाड़ी के साथ जो जिस जोश और जज्बे और जुलूस के साथ और जिस तरह वहां पे लड़ाई हुई है और आपस में झींगा मुश्ती हुई है, तो वो ये इज्जत है, यही तकरीम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। जो वो कह रहे हैं खान साहब जो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देखिए आप मुझे जानती हैं मोना, मैं तो तमाम इदारों का तकरीम करता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी फैसले होते हैं इदारों के फैसलों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो हर एक इदारा मोहतरम है। और जब तक अपने अपने दायरा कार में सारे इदारे काम नहीं करेंगे, अगर आप किसी इदारे को मान लेंगे, आपने खुल्लम खुला खान साहब ने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन, उसको मैं नहीं मानता। अब बताइए जो कुछ शर्क हमारी असम्बलियों में हम 4.25 साल देखते रहे, जो चोर डाकू के अलावा और कोई लफ्ज ही नहीं था, और यही हुआ कि किताबें एक दूसरे पे ऊपर फेंकी गई, और बार बार हमारे कहने के बावजूद कि आइए हमारे साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, हर एक लीडर ने कहा, और मैंने कई हर प्रोग्राम में आपके कहा, तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये किस तरह की जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जमहूरियत, देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन होना जरूरी है, सब मानते हैं कि इलेक्शन होना है, लेकिन इलेक्शन के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट को लोग माने भी। 1970 का इलेक्शन हुआ, खुदा न खास्ता आपका इलेक्शन के बाद आपका मुल्क टूट गया। 1977 का 77 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग गया। तो क्या इलेक्शन कराना ही मकसद है और यही काम करवाते रहे हम? उसका कोई पहले बैठ के आपस में कोई लायामल बना ले, किस इलेक्शन को माना गया है। ठीक है, अच्छा आपने ये वाली भी मिसालें दी हैं, जब इलेक्शन से आप कहते हैं मजीद इंतशार फैला, तो ये मिसालें भी हैं अगर कोई कंसेंसस ना हो। इलेक्शन 2018 का जो इलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, 7वां इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने देखा है 97 में इमरान खान साहब 8 जगह से खड़े हुए थे और 8 की 8 जगह से हार गए थे। और मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, और मैंने वहां पीपल पार्टी और नून लीग दोनों के टोटल से ज्यादा वोट लिए है इंडिपेंडेंट। तो हम लोग इलेक्शन वाले हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान को सर्व लेकिन करने सर वाले कैसर साहब, क्या सिर्फ आपकी वाली सोच आपकी पूरी अक्रॉस पार्टी पाई जाती है? क्योंकि अब आज भी ये बात करना वजीर कानून की तरफ से कि जी ये 4-3 का फैसला है, 4-3 ये हमारे हक में है, तो इससे भी इसका यही मतलब अखज़ किया जा रहा है कि जी आप लोग दरअसल इलेक्शंस को से अवॉइड कर रहे हैं। आपकी वाली सोच कि आप इलेक्शंस के लिए सदा तैयार, आप जैसा सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन जिसने मुतअद्दिद इलेक्शन लड़े हैं, ये वाली सोच आपकी अक्रॉस द पार्टी नहीं लग रहा मौजूद है।
देखिए ये जो आज वजीर कानून ने भी बात की है, मैं समझता हूँ उनको जरा सोच समझ के और ठंडे दिल से सबसे मशवरा करके उसके बाद बात करनी है। उन्होंने फौरी फैसले के बाद बात कर दी। हम सबको देखिए, कोई भी अगर मुल्क में इंतशार फैले, इससे मुल्क में इंतशार, हमको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इन माहौल को और एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। हम सब सियासतदान हैं और मुल्क की बेहतरी वाले हम सब चाहते हैं। ये नहीं हर कोई क्योंकि अपने अपनी सोच लेके, जैसे कि अभी जनरल साहब ने कहा ना, मोइन हैदर साहब ने सही कहा कि एक वक्त में न्यूट्रल गवर्नर हुआ करते थे और प्रेसिडेंट जब बनते थे तो अपनी पार्टी से वो कहानियां हट जाते पुरानी थे। हो गई जी, ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैंने सब देखा, आपने देखा जो असेंबली चली और जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि पूरी पार्लियामेंट पूरी नेशनल असेंबली को खत्म कर दी। फिर सदर साहब ने चंद घंटों में उसको इंडोर्स कर दिया उस फैसले को और पूरी नेशनल असेंबली खत्म हो गई। अब मुझे ये बताइए कि तो सर आपके गवर्नर ने भी तो यही किया कि आप मानते हैं, एक जुमला इस पे भी फरमा दें ताकि मैं शानदाना बीबी की तरफ बढ़ूं, क्या आप मानते हैं कि आपके गवर्नर ने भी नॉन पार्टिजन रोल अदा नहीं किया बलीगुर रहमान साहब ने? मैं तो आपसे कह रहा हूँ दोनों साइडों से जो रोल हो रहा है वो और मोहतात तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के मुल्क के मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए हमने क्या दिया 15 साल में। मैं कई बार कह चुका हूँ, इन 15 सालों में 3 सबसे बड़ी जो पार्टी हैं उनको मौका मिला। 4 साल पीटीआई को मौका मिला, 5 साल पीपल पार्टी को मिला और ये अगर साल ऐड कर ले तो 6 साल पीएमएलएन को मिला। 15 साल पहले स्टैंडर्ड क्या था लोगों का और हमारा। वाह, बड़ी वजह बात आपने फरमाई है। और इस पे जनरल साहब आई एम श्योर, क्योंकि वो जनरल साहब भी उसी टाइम पे तमाम मामला बतौर गवर्नर देखते थे, तो मैं ये बात उनसे जानती हूँ कि 15 सालों में मुल्क को कुछ नहीं मिला। जमहूरियत तो बहुत फली फूली, लेकिन आपका कैसर साहब का ये एनालिसिस है, ये बात ऑब्वियसली जनरल साहब से भी हम जान सकते हैं। हमारे हमने क्या दिया आम लोगों को? हम जो 15 साल तो मार्शल नहीं आया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट मेड सर, आपकी बड़ी बात बजाय आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं। मैं लेकिन सर इसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स है ना। अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब की भी बात आपको सुनाऊंगी जिसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान इनको गिरफ्तारी इनकी होने वाली है, उन्होंने काफी सख्त बयान दिया है और ये वो कहते हैं कि इनकी चीखें निकल जाएंगी, जल्दी निकल जाएंगी। तो जाहिर है इस तरह से तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते, दोनों तरफ से जरा ठंडा करना पड़ेगा ना मामले को। आपकी तरफ से भी बहैसियत गवर्नमेंट ज्यादा ड्यूटी है। शानदाना साहिबा, आप लोग जो गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में बिलखुसूस आप लोग, आई बेग योर पार्डन, पार्लियामेंट में आप जो वापस आना चाहते हैं, आप भी मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं पार्लियामेंट की और कैसर साहब आपके कॉलीग हैं, आप कैसर साहब की कॉलीग हैं, तो आपको वेलकम एक तो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, एक तो इसका भी फरमा दें। और दूसरा ये भी बताइएगा शानदाना साहिबा कि इस वक्त बड़ा एक मामला ऐसा बना हुआ है कि कैसर साहब ने आपको भी गिनवाया है, ये बात भी फैक्ट की है कि कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे आपके कारकुनान ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तो आप इज्जत करें ना। अगर आप नून लीग को तंबी दे कर रहे हैं कि जी आप इज्जत करें सुप्रीम कोर्ट की और जज साहिबान की, तो आपको भी क्या इलेक्शन कमीशन की वैसी इज्जत नहीं करनी चाहिए? शुक्रिया मोना, और आपकी तवसत से दोनों मेरे को पैनलिस्ट को सलाम। शेख साहब बिल्कुल मेरे सीनियर हैं, मेरे कॉलीग रह चुके हैं और पीडीएम में से अक्सर मैं इंटरव्यूज में कहती हूँ उनकी गैर मौजूदगी में भी उन लोगों में से एक हैं जिनमें कोई डाउट नहीं कर सकता कि ये प्रो पाकिस्तान है। पीएमएलएन इनके लिए जरूरी बिल्कुल है, इनके पार्टी है, बट ही इज वेरी प्रो पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें देखें। मेरा सबसे पहले रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था इस स्पीकर ने जो अभी है, और जिस तरीके से, जिस धांधली से, जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ की गई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में आइन नाम की किताब तो रह गई है लेकिन आइन नाम की उसके में चीज कोई नहीं नजर आती। पहले उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन गलत है, नहीं एक्सेप्ट करता, फिर कहा कि एक्सेप्ट करता हूं, फिर कहता है नहीं करता। 5 दफा स्पीकर ने अपना माइंड चेंज किया। मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और उन्होंने फ्रॉम द 11th of April एक्सेप्ट किया, जो कभी हो नहीं सकता। जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन एक्सेप्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद मेरा पासपोर्ट चुरा लिया गया मुझ पे। जब दोबारा बाई इलेक्शंस हुए केपीके में 4 सीटें खान साहब जीते, मैं दोबारा रिजर्व एमएनए आई और इसी सीपी ने, जिसकी इज्जत की बात करें कैसे शेख साहब, उनको हैरानी की बात होगी, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि आर्टिकल 62 और 63 आइन में वाहिद 2 वो हैं शिके जिससे आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। ईसीपी ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया हुआ अक्टूबर से, आर्टिकल 62, 63 के नीचे भटके भी नहीं है, करीब भी नहीं गए, और उन्होंने अपने आप से कोई कानून बना के मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो मेरा केस इस वक्त हाईकोर्ट में चल रहा है। इज्जत आप किसी को प्लेट में नहीं देते। इज्जत आप तब होती है गवर्नमेंट फंक्शनरी की जो अवाम के पैसों से टैक्स खा रहा हो, जो पैसे खा रहा हो, जो फिर आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलेगा। ओहदा तो आप किसी को भी दे दो,
عزت تو آٹومیٹکلی عہدے سے نہیں ملتی ہے. یہ تو بہت غلط قسم کی بادشاہت پاکستان میں آ جائے گی. تو اس لیے میرا پارلیمنٹ میں کب جاؤں گی, آئی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے ڈسکوالیفیکیشن ڈال دی ہے. ای سی پی نے تو خود گویا کو آپ یہ کہہ رہی ہیں شاہدانہ صاحبہ کہ عزت کمانی پڑتی ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں, تو کیا عزت نہیں کمائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے ویو میں؟ آپ نے ٹھیک ہے اپنے کیس کو آپ نے کوٹ کیا, لیکن آپ لوگ ابھی تو راجن پور کا الیکشن جیتے ہیں جو کہ سیم الیکشن کمیشن کے زیر انتظام ہوا ہے. اگر میں آپ کو اتنا بتا دوں آن اوتھ, آپ کو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ راجن پور میں ہر قسم کی کوشش ہوئی ہے کہ الیکشن کو ریگ کیا جائے, لیکن آپ ریگنگ تب کرتے ہو جب 5-10 ہزار کا فرق ہوتا ہے ووٹ کا, یا 500 کا, یا 50 کا. آپ 35,000 ووٹوں میں ریگنگ نہیں کر سکتے ہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, اس وجہ سے آپ نے ان کی تمام منصوبے فلاپ کر دیے آپ کے ویو میں؟ دیکھیں, میں نے نہیں کیے اور نہ عمران خان نے کیے, عوام نے کیے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر, پاکستان میں اگر ریاست ہے, اگر پاکستان کی ریسورسز پہ کسی کو حق ہے, وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیکسز ادا کرتے ہیں, وہ اس کی عوام ہے. ٹھیک ہے, آپ پبلک کے ٹیکسز نہیں لیتی ہیں, آپ جواب دہ نہیں ہیں. آپ کہیں کہ مجھے کوئی عزت دے نہیں دے, آپ اپنی طریقے سے کمائیں گی, لیکن آپ کے ایک جرنلسٹ, ایک سچ بولنے والی خاتون, آپ کو تو عزت ہم دیں گے unless you prove otherwise. لیکن جو بندہ آئین کی شکنی کرے گا, جو قانون کے خلاف جائے گا اور پھر کہے گا کہ مجھے بادشاہ سلامت کہے کہ میری عزت کرے, that is not going to happen. اچھا, تو یعنی آپ سے ایک جیسے کہتے ہیں دھوس جما کے آپ سے عزت مانگی جا رہی ہے. جی جی, ایک سیکنڈ, ضروری بات دیکھیں, جو سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے اٹیک کیا تھا, میاں نواز شریف نے, اللہ تو بخشے طارق عزیز صاحب زندہ نہیں ہے, ڈنڈوں کے ساتھ, غنڈوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے جسٹسز پہ اٹیک ہوا تھا. کل عوام پھولوں کے ساتھ آئی تھی اور ان کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا. اور اگر آپ میرے یقین نہیں کرتی, ثاقب بشیر صاحب ایک جرنلسٹ ہیں, جی جی جی, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں. جی جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کو خود بتا دیں کہ کل پولیس نے جو جرنلسٹ پہ, جو آپ کے کور کرتے ہیں ہائی کورٹ کو, ان پہ اتنی ہاتھا پائی کی ہے, اتنا مارا ہے ان کو. یہ ایک ڈیزائنڈ, بائی ڈیزائن انہوں نے یہ کام کیا تھا. پولیس کو آرڈر تھے باقاعدہ کہ رقص کریٹ کیا جائے. میرے کتنے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں, لوور کورٹس میں ایک اپنے دیہات کے, اپنے حلقے کے, اپنی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو نہیں لے کے جاتے, بیکاز مجھے پتا ہے کہ میں خاتون ہوں کہ مجھے کوئی ایک گالی دے گا, یا مجھ پہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا میرے حلقے والے, تو پھر آگے خون کے لیے دوڑیں گے. تو میں کسی کو, بیکاز مجھے پتا ہے یہ لوگ پرووکیشن کے موڈ میں ہیں, تو پلیز. لیکن شاہدانہ صاحبہ, میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ کیا آپ جو یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ, جو کارکنان جو وہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, can that be equated to the attack on ثاقب بشیر صاحب؟ کیونکہ ثاقب بشیر صاحب پہ تو انڈیویجول پہ اٹیک ہوا, وہ غلط ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, بلکہ ثاقب بشیر صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن بھی کریں گے. بٹ آپ لوگوں کا وہ جو ایک فوٹیج ہے وہ تو بڑی جگہوں پہ موجود ہے, جس میں آپ لوگ گیٹ کو ایک پش کر کے اور توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں, اگر آپ گیٹ کے اندر کسی کو نہیں آنے دیں گے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از پبلک پراپرٹی, آپ کسی کو وہاں نہیں روک سکتے آنے سے. ٹھیک ہے, یا تو ہم نیوکلیر ویپنز انسپیکٹ کرنے جا رہے ہوتے, ایک پبلک پلیس کو آپ وہاں پہ 144 لگا دو, جب آپ کو پتا ہے کہ ملک کا سب سے امپورٹنٹ لیڈر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور جس نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے, اس کو تو آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی دیتے ہو کہ تم آ کے عدالت میں مت پیش ہو. اچھا, یہ بڑے مزے کی آپ نے بات بتائی ہے, یہ کافی لوگ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. قتل کیا ہے, جو قتل سے بچ چکا ہے, اس کو آپ بلاتے ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ ریاکٹ نہیں کریں گے؟ ہم لکڑی کے بنے ہوئے, ہم ربڑ کے بنے ہوئے, ہمیں نہیں یہ ٹھیس لگے گی. گویا یہ کہ ریاکشن آپ سے مانگا گیا, فیئر انف. میں حکومت اور یہ پولیس پرووک کر رہی ہے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی, یہ چاہتے ہیں توڑ پھوڑ ہو, یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پرووک کیا گیا, چاہ کے, جان بوجھ کے آپ کو پرووک کیا گیا, اور اب اسی کے اوپر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتاری ہونے والی ہے, عمران خان صاحب تیار ہیں. جنرل صاحب, آپ کو تو قانون کی کوئی پہچان نہیں, آپ تو جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جنرل صاحب, اس پہ پلیز اف یو کین کامنٹ آن دس, کیا یہ معاملہ جان بوجھ کر پورا ایک سسٹم گویا جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, ان کی یہ بڑی سخت ایلیگیشن ہے کہ پورا سسٹم ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, صرف عوام ہے جو کہ یہ جو ڈیزائنز ہیں ان کے کامیاب نہیں ہونے دے رہے. ڈو یو اگری سر؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, ابھی کیسر صاحب نے حوالہ دیا کہ 15 سال میں ہر حکومت, تمام جماعتوں نے حکومت کر لی طویل سالوں تک, لیکن آج سے 15 سال پہلے ہم قدرن بہتر تھے جب آپ نے بھی بطور گورنر تمام معاملات کو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز دیکھا ہے. جی ہاں, میں نے ایز اے گورنر بھی دیکھا ہے اور ایز اے فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی 3 سال میں رہا تھینک یو فار. جی میرے زمانے میں الیکشن بھی ہوئے ہیں. بالکل, جب میں فوج میں تھا تو نعیم صاحب نے پورے ملک میں جو الیکشن کیا تھے, جسٹس نعیم نے, تو وہ بھی فوج کا فوکل پرسن مجھے مقرر کیا گیا تھا, اور نعیم صاحب نے مجھے ایک شیلڈ بھی دی تھی فار اسموتھ کنڈکٹ آف الیکشن ان پاکستان وداؤٹ اینی پرابلم.
اب بات یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میں آج کل کوئی لیڈر جاتا ہے، چاہے اس پہ کرپشن کے چارجز ہوں یا اس پہ خارجز ہوں، ایک بہت بڑا ہجوم اس کے ساتھ جاتا ہے، گاڑیوں کا قافلہ جاتا ہے اور اس پر لوگ جو ہے پھول نشاور کرتے ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ کرپشن چارجز ان پر ہوتے ہیں۔ عجیب قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ یہ تو عدالتوں پر ایک قسم کا میرا خیال ہے پریشر ڈالنے کی ٹیکٹکس ہے۔ I see. تو یہ تو ہے، اگر آپ کو اپنے کورٹس کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ فیصلے قانون کے مطابق انصاف سے کریں گے، تو آپ کو اتنا بڑا ہجوم لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جو بار بار دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے بھی وہ ایک حساب بنا کے اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ اتنے لوگ ہو تاکہ کاروائی نہ ہو سکے۔ تو اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا جو کہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کورٹ کے اندر اس طرح ہنجوم بنا کے لوگ نہیں جاتے۔ اچھا جنرل صاحب، میرا عرض سنیے گا، ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو میں آپ کو ایک کاؤنٹر ان کی طرف کا آرگیومنٹ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موازنہ ان کیسز سے تو ہو ہی نہیں سکتا جو کہ نواز شریف صاحب پہ چلتے رہے یا زرداری صاحب پہ، کیونکہ وہ تو کرپشن کے کیسز تھے۔ اب جو ہم پہ کیس چل رہا ہے وہ تو زبردستی کی کرپشن ہے، یہ جو توشہ خانہ کیس ہے۔ دس از واٹ دے آر سیئنگ۔ تو اس لیے ہمیں ان سے ایکویٹ نہ کریں۔ ابھی آپ نے شاندانہ صاحبہ کو سنا، وہ کہتے ہیں وہ تو بہت سب سے امپورٹنٹ لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ جا رہے ہیں عدالت میں، اور ان کو ویڈیو لنک کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی ان کی ٹانگ کی چوٹ کے باوجود۔ میرے خیال میں شاندانہ صاحب کا یہ جو ریمارکس ہیں، کیسر صاحب بھی کچھ غالباً کہہ رہے صحیح ہیں۔ ہے جی جی اور مناسب ریمارکس ہے یہ شاندانہ صاحب کے۔ جنرل صاحب ایک جملے کی اجازت دیجیے گا، شاید کیسر صاحب کوئی اپنا بیچ میں کوئی پوائنٹ ایڈ کریں۔ جی کیسر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ میری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ ان کے والد میرے بہت اچھے گہرے دوست تھے، مرحوم، جو میرے ساتھ تھے، اور میں ان کو یہ بھی ہمیشہ بڑی شاندانہ جو اصول کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ اندازہ کیجئے، ایک طرف تو یہ ریاست مدینہ کہتے ہیں، کیا یہ حضرت عمر علیہ السلام سے بھی بڑے لیڈر ہیں؟ وہ بھی کورٹ میں قاضی کے ساتھ اپیئر ہوئے، کیا ان کے ساتھ اتنا بڑا ہجوم ہوا کرتا تھا؟ ریاست مدینہ کا یہ پکچر آپ ہمیں دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے؟ جب قاضی کے ساتھ پیش ہوئے اور ایک یہودی کا کیس ان کے خلاف تھا اور قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، تو وہ کیا اپنی پبلک ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے؟ باتیں تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور جو ہم نے کورٹوں کا حال کی ہے، یہ ہم امیج دے رہے ہیں ساری دنیا کو۔ بہت صحیح۔ آپ کا کیسر صاحب، آپ کا ویو بڑا پرٹیننٹ طور پر آ گیا۔ جنرل صاحب کچھ کہہ رہے تھے اپنی بات، میں نے ان کو بیچ میں اس لیے کاٹا تھا تاکہ آپ، مجھے لگا کوئی آپ لکما ہے آپ کا۔ جی جنرل صاحب آپ پلیز گو اہیڈ، ویڈیو لنک کی بات آپ کر رہے تھے سر۔ جی جی کیسر صاحب نے جو بات کی میں اس پہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کوئی بڑے خاص لیڈر ہیں کہ اتنا بڑا ہجوم لے کے جاتے ہیں۔ حمزہ صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑا ہم جلسہ ضرور دیکھتے تھے۔ مریم بی بی جب کورٹ میں جاتی تھی بے انتہا سیکورٹی لگتی تھی، بے انتہا جو ہجوم ہوتا تھا۔ شہباز شریف صاحب جب جاتے تھے وہ بھی تھا۔ اور یہ شاندانہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو کریکٹ ہے کہ وہ جو کیسز تھے ان کے، وہ کرپشن کے بارے میں تھے کہ پاکستان کے ریاست کا وسائل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے یا اس کے پیسے۔ ہاں، اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے گھڑی وڑی کا، وہ اتنا بڑا کیس کے ساتھ موازنہ کریں تو وہ اس کے برابر کیس نہیں بنتا اتنا بڑا کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اتنا ہی بڑا کیس ہے۔ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ کی جنرل صاحب، تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین آفٹر دا بریک جب ہم واپس آئیں گے تو ثاقب بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ شاندانہ گلزار خان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی ہیں۔ بریک سے قبل ہم نے جنرل معین الدین صاحب کے بڑے کرسپ اور بہت پرٹیننٹ ان کے ویوز جانے۔ اب بریک کے اس پار ہمیں جناب ثاقب بشیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، اور تمام معاملے پر جو کل ان کے ساتھ بہت ایک غلط اور قابل مذمت سلوک پیش آیا ہے، جو ایک اسلام آباد پولیس کی طرف سے دھکم پیل اور صرف ان کے اپنے جرنلسٹک ڈیوٹیز کے راستے میں جب وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے بطور صحافی، obviously this is his job
टू कवर द एंटायर इवेंट, और उस दौरान उनको बहुत एक अनप्लेजेंट वीडियो है जो कि कल से गर्दिश कर रही है, हम तमाम ने देखी है, हमारे कॉलीग हैं, हमारे भाई हैं। एक तो साकिब साहब, आपको बहुत खुश आमदीद और आपके साथ तमाम सॉलिडारिटीज। क्या वाकया था ये, क्यों ये हुआ है? ये फुटेज भी हमारे नाजरीन देख सकते हैं जिसमें ये तमाम चीज की जा रही है। फिर अभी शानदाना साहिबा से जब हमने ब्रेक से पहले बात की ना, वो कह रही थी कि आपके साथ जो वाकया हुआ है वो दरअसल मुमासलत रखता है जो उनके पीटीआई के कारकुनान के साथ जो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो क्या ये दोनों बातें आपको भी यही लगता है इंटरलिंक्ड है या ये अलग-अलग है? बहुत शुक्रिया। एक तो आपका इंटरलिंक्ड अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो स्टोरी है वो बताता हूँ आपको। कि पहली बात तो ये है कि स्टोरी बताने से पहले कि आज अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 24 घंटे हो गए हैं। पुलिस को हमने एक एप्लीकेशन दी थाना रमना में, उस पर अभी तक कोई जो मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ। और हमारा बड़ा सादा सा मुतालबा है और था कि जो उस फुटेज में वो वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर नजर आ रहे हैं, उनकी निगरानी में बिल्कुल चंद कदम के फासले पे हैं और बाकी लोग जो है वो मार रहे हैं। तो उस पर हमारा ये मुतालबा है और था कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने अभी तक वो कोई मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। इसके अलावा वजीर दाखिला, वजारत दाखिला की जानिब से भी कुछ भी नहीं किया गया। इवन अभी मैं थोड़ी देर पहले की अगर मैं बात करूं तो ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया कि 24 घंटे हो गए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो पुलिस का वहां पे नीचे एक कमेंट आया कि आप आके इंक्वायरी में शामिल हो ताकि जो है वो ये आगे बढ़ाया जाए मामला और उसके बाद हम देखेंगे। हाँ। तो इससे बड़ी खौफनाक और भयानक चीज हो सकती है कि एक चीज पूरी दुनिया देख रही है, आप फुटेज जो है वो आप दिखा रहे हैं, हर बंदा देख रहा है कौन किसके साथ क्या कर रहा है और कौन निगरानी वहां पे कर रहा है। और पुलिस कहती है कि भाई आप आए, इंक्वायरी में शामिल हो, अब सारे काम छोड़ छाड़ के और उसके बाद हम देखेंगे करना क्या है। तो मतलब ये तो वही बात हुई ना कि जो लोग कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं, आप उनको जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि कोई बंदा जो है वो जिस तरह मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है, जिस तरह मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, मैं भी वही रास्ता इख्तियार करूं। मैं एक मतलब शहरी हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कानून का रास्ता इख्तियार करूं। जो कानूनी ऑप्शन है हम वही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका पहला स्टेप यही है कि एफआईआर दर्ज हो या जो मुतलका लोग हैं उनको एटलीस्ट उनसे पूछे तो सही ये क्या किया है आपने, किसके कहने पे किया है। आपका क्या इसमें इंट्यूशन है साकिब साहब, इंट्यूशन क्या है आपका? ये क्या कोई प्री प्लान चीज थी या एक नी जर्क रिएक्शन था जिसका आपने सामना किया? जो कुछ हुआ है और जिस तरह वहां की पुलिस सारी मुझे जानती है, बाई फेस जानती है, बाई नेम जानती है, तो मेरी तो कल से अब तक यही राय है कि ये एक प्री प्लान्ड मामला था। और उसमें वो ऐसे लगता है कि पुलिस जो है वो कोई सबक सिखाना चाह रही थी, या पुलिस के जो अफसरान हैं उनको शायद हमारा कुछ लिखना या कुछ खबरें जो है वो मतलब ठीक नहीं लगी। मैं आपको रिसेंट पास्ट की एक बात बताता हूँ कि F9 पार्क के जो 2 मुल्जमान थे वो मतलब उनको बेशक आप चौक में लटका दे, जब उनकी सजा बनती है वो मुजरिम होंगे और उनको मुजरिमों की सजा सख्त से सख्त होगी, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप नहीं कर सकते, मावराए अदालत आप कत्ल नहीं कर सकते। आप खुद मुलजिम को मुजरिम और उसके बाद खुद जज और अदालत बन के, वकील बन के आप फैसला करके बंदों को मारेंगे। तो यही होगा ना कि कल उन्होंने एक जो मुजरिम थे, एक्चुअल मुजरिम थे, उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे मारा। कल जो है वो इन्होंने मेरे साथ जो मिसबिहेव किया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। दुरुस्त बात है। इस बात की ऑब्वियसली कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि एक जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा है। मैं प्लीज लेट मी टेक दिस पॉइंट अक्रॉस, मैं ये सबके पास ले जाना चाहती हूँ। शानदाना साहिबा, एक आपने साकिब बशीर साहब जिनका आप तस्करा करी थी, खुद उन्होंने बताया जो उनके व्यू में ये तमाम मामला हुआ। और दूसरा आपने कैसर साहब को भी सुना, कैसर साहब भी अभी ये कह रहे थे कि जी ये वीडियो लिंक की सहूलत आपको क्यों दी जाए, क्योंकि खान साहब तो खुद रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। और उन्होंने फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का उनके केस का मवाजना दिया जब वो पेश हुए थे। मोना, कैसर साहब की बात 100% सही होती अगर
یہ مجھے اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں یا مجھے کیا قوم کو دے دیں کہ نوید قاتل جس نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا، 11 لوگوں کو گولی لگی، اس کو کس کی لائف کی تھریٹ ہے؟ اس کو کاہے کو ویڈیو لنک مل رہا ہے؟ بات تو ان کی صحیح ہے، عمران خان کو نہیں دینا تو پھر نوید کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ وہ کیا پی ڈی ایم کا ورکر ہے؟ وہ کون ہے کہ اس کو آپ ویڈیو لنک دیتے ہیں؟ وہ تو فارمر پرائم منسٹر پاکستانی ہے، وہ تو ایک قاتل ہے۔ تو ان کی بات میں وزن تب ہوتا ایز اے پی ڈی ایم اسٹیٹمنٹ، کیسر صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں کہ اگر وہ اس کا جواب دے سکتے۔ دوسری بات، میرے جو بھائی کہہ رہے، میں نے ایگزیکٹلی آپ کو یہ بات کہی کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی لوگوں کو سچویشن کریٹ کرنے میں، جس طرح 25 مئی کو انہوں نے پرووک کیا یا آج پرووک کرتے ہیں، اور ایگزیکٹلی جس طرح ثاقب صاحب بتا رہے ہیں، میں نے جا کے تھانہ سیکریٹریٹ میں کمپلینٹ لکھوانے کی کوشش کی، میرے گھر پہ اللیگل ریڈ کیا گیا، میرے پاس اسٹے آرڈر تھا ہائی کورٹ کا، اس اسٹے آرڈر کو اوور رائڈ کرتے ہوئے میں گئی سیکریٹریٹ پولیس میں کہ آپ نے میرے گھر پہ ریڈ کیا، آپ کو اجازت نہیں تھی، آپ میری کمپلینٹ لکھے، ایف آئی آر تو دور کی بات ہے، ابھی تک تو میری ایف آئی آر یا کمپلینٹ نہیں درج ہوئی ہے۔ یہ پاکستان ہے آپ کو، اور مجھے صاف بولا وہاں پہ کوئی بیچارہ نائب قاصد سا تھا، اے ایس آئی بھی وہاں سے بھاگ گیا، ایس ایچ او بھی بھاگ گیا، ڈی ایس پی میرے مجھ سے کوئی ملنا نہیں تیار تھا، تو مجھے وہ کہتا ہے نائب قاصد کہ میڈم آپ چلی جائیں یہاں سے، آپ کو کچھ نہیں ملنا، ہمیں اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی کمپلینٹ آئے گی آپ لوگوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ اچھا، میں شاندانہ صاحبہ دے سکتی ہوں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور آپ نے بہت اہم انکشاف کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیسر صاحب؟ اس کا پلیز جواب فرما دیں آپ ایک طرف۔ ایک آخری بات، جی اگر مجھے پلیز، اجازت ہو، جی ٹائم میرے پاس اتنا ہی ہے، صرف آئی وانٹ کہ ان کا بھی اس پہ آ جائے، کیا کہتے ہیں خان صاحب سے یہ لوگ میچورٹی چاہتے ہیں، خان صاحب سے مفاہمت چاہتے ہیں، خان صاحب سے سیاست چاہتے ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے قتل کیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ جرگہ کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ That's all I was going to say۔ جی کیسر صاحب، ایک طرف یہ کوئی ان کے اوپر یہ امتیازی سلوک ہے، دوسری طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ آ کے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی میں متفق ہوں کہ دونوں سائڈوں ہر جگہ، میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رنجش اور دشمنی ایک دوسرے سے کریٹ کی جا رہی ہے، جب تک آپ مل کے بیٹھیں گے نہیں اور آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی ہم اب کوئی ہمارا دشمنی تو نہیں ہے۔ میں اب کل میرے ہی جو شروع سے میرے خلاف الیکشن لڑتے تھے ذوالفقار شاہ، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، میں نے ان کا پورا افسوس مجھے ہوا، واقعی بہت وہ بڑے شخص تھے اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، میں نے ان کو تعزیت کی اور ان کے لیے افسوس کا اظہار کی۔ دیکھیے ہم نے ایک دوسرے سے دشمنی بنا لی، جو کچھ ہوتا رہا رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا یا دوسرے ہمارے لیڈرز کے ساتھ 6 مہینے ان کو اندر رکھا گیا اور جو کچھ خاندانہ کے ساتھ ہوا، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہوتا رہے گا تو ہمارا ملک جو ہے وہ تنزل کی تمام چیزیں قابل مذمت ہیں، تمام چیزیں قابل مذمت ہیں، لیکن آپ نے سر کہا تھا آپ لوگ انتقام نہیں لیں گے، تو یہ کیا انتقام والی ایک فیلنگ کیوں آ رہی ہے سب کو؟ میں اس کو کیا، دیکھیے جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ہم عزت نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو چور ڈاکو ہی کہیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کراتے رہیں گے، تو ملک تو اسی طرح اس کا حالت کیا ہے آپ دیکھ تو لیجیے، ہمارے ملک کا صورت کیا ہے۔ ابھی اور 2% آج ہی بات ہو رہی ہے، پالیسی ریٹ بڑھ رہا ہے، ابھی جو آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا وہ بھی ابھی تک پھر ڈیلے ہو گیا ہے، ہم تو آن دا ورج آف ڈیفالٹ ہیں، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے، ہمارے پاس کیا صورتحال ہے، ہم کیا جواب دے رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہم تماشا بنے ہوئے ہیں۔ بہت بجا بات آپ نے فرمائی ہے کیسر صاحب، اور زیادہ یہ خوشائند اس لیے کیونکہ آپ بطور گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو اینڈ ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ، آپ بطور کابینہ کے رکن کے آپ نے بہت کھری بات کی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کلیکٹیولی ہم تمام کے سوچنے کی چیز ہے۔ تھینک یو ٹو ایوری ون۔ ناظرین آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔